फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने कॉटन से रिलेटेड सभी टॉपिक को कंप्लीट किया था, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लीलन। लीलन लीलन के इतिहास पे थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। लीलन जो है वो फ्लैक्स के तने से प्राप्त एक तंतु है, जो पैक्टिन के कारण काफ़ी कड़ा, मजबूत एवं टिकाऊपन होता है। यह एक सेल्यूलोजिक रेशा माना जाता है। वनस्पतिक जगत का यह दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ रेशा माना जाता है। प्राचीन समय में इसे लोग धार्मिक दृष्टि से उपयोग करते थे, जैसे धार्मिक लोगों के शव को ढकने के लिए, मम्मी को ढकने के लिए, क्रिश्चियन लोग मम्मी को ढकने के लिए इसका उपयोग करते थे। और यह सभी लगभग सभी काल में अपना उच्चतम स्थान रखा है। जो लीलन है वो उसका प्रमाण हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी पाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी लीलन का उपयोग किया जाता था, और बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षु भी इसका प्रयोग करते थे। यही नहीं, हम लोग जो हमारी धार्मिक पुस्तक है मनुस्मृति, उसमें भी इसके प्रमाण को पाया गया है। और यह सन के पौधे से प्राप्त संभवतः सभी तंतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पाषाण युग में, जो हमारा पाषाण युग है, उसमें न्यूलिथिक लोग जो मछली पकड़ने का जाल था उसको इसी लीलन के ही तंतु से बना करके प्रयोग करते थे, ताकि क्योंकि यह काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊपन लिए हुए था। यही नहीं, जो लीलन का जो तंतु है वो 4100 ईसा पूर्व नील नदी के पूर्व में इसका प्रमाण मिला है। इससे माना जाता है कि 6000 वर्ष पूर्व में भी जो कताई, बुनाई, सिलाई का कार्य था वो काफ़ी उच्च स्थान पर था। और कुछ शवों के आवरण तो अभी भी सुरक्षित पाए गए हैं, जिससे यह प्राप्त होता जिससे यह मतलब हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है कि लीलन का जो वस्त्र है वो काफ़ी टिकाऊपन है। ये आश्चर्य की बात है कि लीलन इतना टिकाऊपन कैसे हो सकता है। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की भी बात है कि लीलन का जो वस्त्र है वो काफ़ी टिकाऊपन होता है, क्योंकि 6000 वर्ष यानी कि 6000 वर्ष, 41 हजारों वर्ष पहले का ये बनाया हुआ जो लीलन है वो अभी भी सुरक्षित है। प्राचीन समय में सभी लीलन को, मतलब कि प्राचीन समय में सभी लीलन के लिए हम क्या शब्द यूज करते थे? शुद्ध लीलन। प्राचीन समय में सभी लीलन के वस्त्रों के लिए हम शुद्ध लीलन शब्द का प्रयोग करते थे। लीलन हमेशा ठंडा, कुरकुरा और शुद्ध दिखाई देता है, इसीलिए जो व्यक्ति या वस्तु इससे ढका जाता है, यानी कि व्यक्ति पहनता है तब भी और वस्तु ढका जाता है तब भी वो हमेशा ताज़ा और सुंदर दिखाई देता है। इसलिए लीलन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, धार्मिक दृष्टि से भी और व्यक्तिगत दृष्टि से भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वनस्पतिक जगत का प्रमुख दूसरा रेशा लीलन है। लीलन के रेशे फ्लैक्स यानी कि सन के पौधे के तने से प्राप्त होता है। मिस्रवासी इसे शांति व पवित्रता का सूचक मानते हैं। मिस्रवासी इसे क्या मानते हैं? शांति व पवित्रता का सूचक। लीलन की भूमि मिस्र को कहा जाता है। लीलन की भूमि मिस्र को माना जाता है। यूरोपीय रेशे में निर्माण कला का श्रेय फिनीशियन व्यापारियों को जाता है। यूरोपीय रेशे में निर्माण कला का जो श्रेय है वो फिनीशियन व्यापारियों को जाता है। अमेरिका में इसके निर्माण कला का श्रेय आयरिश प्रवासियों को जाता है। रूस लीलन उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है। रूस जो है वो लीलन उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है। रूस लीलन उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। आयरलैंड का जो लीलन है वो सर्वोत्तम किस्म का होता है। आयरलैंड का जो लीलन है वो सर्वोत्तम किस्म का है। इसका वानस्पतिक नाम लीलन यूसिटेसियम है। यह एक वर्षीय रेशा माना जाता है। यह
एक वर्षीय कहे या वार्षिक रेशा कहें, ये एक वर्षीय रेशे के रूप में माना जाता है। इसकी खेती दो उद्देश्यों से की जाती है, पहला बीज प्राप्ति के और दूसरा है रेशे प्राप्ति के लिए। से हम देखते हैं कि जो बीज है उससे लिनसीड तेल, पेंट, पॉलिश, कृत्रिम चमड़ा, वर्निश बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इसका जो पौधा होता है वो भी दो किस्म का होता है, एक सफ़ेद फूल वाला पौधा और दूसरा नीले फूल वाला पौधा। नीले फूल वाला पौधा उत्तम कोटि का होता है और इससे बना वस्तु मुलायम व चमकदार होता है। सफ़ेद फूल वाला जो पौधा होता है उसमें से जो रेशे निकलते हैं निम्न कोटि के होते हैं। उससे बना कपड़ा या वस्तु जो होता है वो कड़ा व रुक्ष खुरदुरा होता है। इस तरह से हम इसका देखेंगे कि ये किस प्रकार की जलवायु में उत्पन्न होता है। तो इसकी जलवायु जब हम देखते हैं तो समशीतोष्ण व नम्र एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। इसकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए। बुआई अप्रैल और मई के महीने में किया जाता है। पौधे की कुल लंबाई 30 से 40 इंच होती है। इसकी निराई व गुड़ाई 5 से 6 इंच का जब पौधा हो जाता है तब किया जाता है। और लीलन की जो गुणवत्ता है वो मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करती है। लीलन के जो पौधे की गुणवत्ता होती है वो मिट्टी व जलवायु पर निर्भर करती है। तो पढ़ेंगे लीलन के तने से तंतु को अलग करना, यानी कि लीलन का जो पौधा है उससे रेशों को अलग करने की क्रिया, यह क्रिया किस किस विधि द्वारा की जाती है। तो लीलन का जो पौधा है उसके सबसे पहले हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि उसको उखाड़ते हैं। उसके बाद से तने से रेशे को अलग करते हैं। जो तना है उससे हम लोग रेशे को अलग करते हैं, ये क्रिया रिपिलिंग की क्रिया कहलाती है। फिर उसके बाद हम लोग गलाते हैं, यानी कि रेटिंग का प्रोसेस करते हैं। तो रेटिंग का प्रोसेस हम लोग 4 प्रकार से करते हैं, ओस की बूंद द्वारा, यांत्रिक पानी के द्वारा, फिर यांत्रिक यंत्रों द्वारा और केमिकल द्वारा। ओस की बूंद द्वारा ये क्रिया धीरे धीरे होती है और काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है रेशों को अलग करने के लिए। पानी द्वारा हम लोग करते हैं इसको अलग। जो तंतु होता है लीलन का उसको बांध करके और हम लोग तालाब में डाल देते हैं। तालाब में डालने के बाद जब 2-4 दिन या 1 हफ्ते हो जाते हैं तो फिर उसे निकाल लिया जाता है और देखा जाता है कि रेशे अलग हो जाते हैं फूल करके और तंतु अलग हो जाता है, यानी कि उसका जो अंदर का भाग है डंठल वाला भाग वो अलग हो जाता है और उससे रेशे अलग हो जाते हैं। हम लोग गांव में कभी कभी जूट का जो रेशा निकाला जाता है तो देखे हुए हैं। उसको जैसे क्या चारपाई की बुनाई के लिए रेशा प्रयोग किया जाता था, हमारे दादाजी लोग करते थे। तो उसी की क्रिया द्वारा हम लोग इसके भी रेशे को अलग करते हैं, मतलब उसको हम लोग पेटुआ बोलते थे। तो तालाब में डाल करके तंतु से रेशे को अलग कर लिया जाता था। यांत्रिक द्वारा लकड़ी की टंकी में गर्म पानी रख करके, वो भी पानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के ताप पर होना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावनल की क्रिया कहते थे। केमिकल द्वारा बहुत ही आसानी से रेशों को अलग किया जा सकता है। इसमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोडास हुआ, कास्टिक सोडा हुआ, ऑक्जेलिक अम्ल हुआ, तनुसल्फ्यूरिक अम्ल हुआ। इन सभी अम्लों के द्वारा, इन सभी रासायनिक केमिकलों के द्वारा बहुत ही आसानी से हम उसके तंतु को अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग तंतु को अलग कर लेते हैं तो उसके बाद उसका संग्रह करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग उसको नलीदार लोहे की जो नलीदार लोहे से निकाल करके छोटे रेशे को अलग और बड़े रेशे को अलग किया जाता है। तो जो छोटे रेशे के टुकड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिप्स के नाम से जानते हैं, यानी कि छोटे रेशे जो होते हैं वो सिप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है पीटकर अलग करना। स्केचिंग मशीन द्वारा टूटे हुए सिप्स को घुमाते हुए लकड़ी की पैडल या हथौड़े से निकाला जाता है। सिप्स यानी कि छोटे तंतु।
छोटे तंतुओं को जब हम हथौड़े या लकड़ी के पैडल द्वारा निकालकर समान रूप में करते हैं, यानी कि उन्हें समान बनाते हैं। कंघी करना यानी कि कॉम्बिंग प्रोसेस से रेशों को समान किया जाता है, यानी कि छोटे रेशे को अलग और बड़े रेशे को अलग किया जाता है। लंबे जो लीलन के लंबे रेशे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, और छोटे जो रेशे होते हैं उसे हम टो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनिंग क्रिया, यानी कि कताई करना। छोटे छोटे रेशों को धागे के रूप में तैयार करना ही स्पाइनिंग की क्रिया कहलाती है। इसी धागे से कपड़ा तैयार किया जाता है। स्पाइनिंग की क्रिया दो प्रकार से की जाती है, आर्द्र कताई द्वारा और शुष्क कताई द्वारा। आर्द्र कताई जो होती है वो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर की जाती है। इससे बने धागे जो होते हैं वो उत्तम एवं नरम मुलायम होते हैं। इससे बने वस्त्र उत्तम किस्म के होते हैं। और जो शुष्क विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें आर्द्रता का उपयोग नहीं किया जाता है और इसके जो धागे होते हैं वो असमान और खुरदुरा दिखाई देते हैं। इससे जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो सस्ते लीलन के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आर्द्र कताई द्वारा बना हुआ वस्त्र उत्तम कोटि का होता है और शुष्क कताई द्वारा बना गया वस्त्र सस्ते लीलन का वस्त्र होता है। नेक्स्ट है हमारा वेविंग की प्रक्रिया, यानी कि बुनाई की प्रक्रिया। धागे का निर्माण होने के बाद हम लोग इसी से वस्त्र की बुनाई करते हैं, यानी कि जब हमारा स्पाइनिंग का प्रोसेस हो जाता है तो हम वेविंग का प्रोसेस करते हैं, यानी कि धागे से वस्त्र की निर्माण किया जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।